भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। मैं राहुल गांधी जी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे लिए संगठन से ऊपर कुछ नहीं है। महिलाओं का स्थान इस देश में सदैव ही बहुत ऊंचा रहा है और मोदी जी ने इसको करके दिखाया है। ये पंडित शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया और डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया। और मुझे लगता है कि युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में आना चाहिए, मतदान जरूर करिए। नमस्कार, मैं सौभाग्य श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज ग्लोबल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सबको पता है, पूरे देश में देश का महापर्व लोकतंत्र का जो चुनाव चल रहा है वो पूरे देश में एक अंतिम चरण पर है। और उसी संदर्भ में हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मध्य प्रदेश कार्यालय पे। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। तो नेहा बग्गा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दर्शकों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाजपा 150 सीट भी नहीं निकाल पाएगी, उन्होंने बोला कि 400 क्या 150 पार नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो 29 सीट का जो आंकड़ा है, क्या वो पार हो पाएगा? धन्यवाद सौभाग्य जी, आप लोगों का भी स्वागत है। देखिए, आज के समय राहुल गांधी जी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश ने तो इसको करके भी दिखाया है। विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि बम्पर वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता का आशीर्वाद मिला है। और राहुल गांधी जी की जो वो मोहब्बत की सो कॉल्ड दुकान थी, जहां जहां से गुजरी मध्य प्रदेश में, क्या क्या हुआ वहां। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जिस तरीके से आपसी मतभेद पैदा करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और खास तौर पर उन क्षेत्रों से जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़े। तो मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी जी हों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हों, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभांकर है। जब जब इनकी जुबान से कुछ कुछ निकलता है, जनता इनका बिटवीन द लाइन्स पढ़ लेती है और परिणाम देती है। तो राजनीतिक सवाल तो अपनी जगह है। दीदी, मैं आपसे एक सवाल व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ कि जो एक महिला होकर हमारे जो भारत के परिप्रेक्ष्य में एक महिला को एक ऐसा देखा जाता है कि वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही करेगी, घर के कार्य करेगी। आपने राजनीति की तरफ कैसे रुख लिया? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं को कोई भी इस दृष्टि से नहीं देखता। जी। महिला वही है जो हमें जन्म देती है, महिला वही है जो हमें शिक्षा दीक्षा देती है, संस्कार देती है। और महिलाओं का स्थान इस देश में सदैव ही बहुत ऊंचा रहा है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे माँ अहिल्या हो, या दुर्गावती हो रानी। और उसके अलावा भी हमने देखा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जब वो अपनी संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म की बात करता है, तो उसमें भी ऋषिकाओं का वर्णन है। जी। तो महिलाओं का स्थान चाहे राजनैतिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, या फिर आर्थिक तौर पर, मोदी जी ने सदैव ही उनको सशक्त करने का काम किया है। और ये आप हमेशा से उनके ग्राफ में जी। देखेंगे, चाहे जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो लिज्जत पापड़ हो। और इस प्रकार से जो महिलाओं के समूह हैं, उन्होंने कितना आगे अपने कार्यों को आगे बढ़ाया, मोदी जी ने उसको रिकॉग्नाइज किया। और आज भी आप देखिए कि देश में पहली बार हो रहा है कि आज हमने देखा कि विदेश मंत्रालय एक महिला ने चलाया, और जी। सुषमा जी ने बहुत सुंदर चला के विश्व भर में भारत की साख को बढ़ाया है। उसी तरीके से रक्षा मंत्री पूर्व में कभी कोई महिला नहीं रही। हमारे देश को रक्षा मंत्री अगर महिला किसी ने दी तो मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने दी। उसी प्रकार से वित्त मंत्री कभी कोई महिला नहीं रही। आज हम देख रहे हैं कि निर्मला जी रक्षा मंत्री के बाद कितना सुंदर तरीके से उन्होंने वित्त मंत्रालय चलाया है। देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से, और उस समय तो आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे। आज निर्मला जी ने उसको 5वें पायदान पर लाने का काम किया है। हम देख रहे हैं कि 11 महिला केंद्र में मंत्री, ये कभी नहीं रही, आज मोदी जी ने वो भी करके दिखाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 75 साल से पेंडिंग था, मोदी जी ने उसको पूर्ण करके 33% का आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में देने का काम किया है। तो नारी का जो असल स्थान है, विमेन सेंट्रिक से हटाकर मोदी जी ने विमेन लेड सरकार चलाई है। और इसीलिए उसकी छाप हर जगह दिखती है। आज मोदी जी का स्वप्न है
कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। जी आज दीदियां ड्रोन दीदी बन गई हैं, स्व सहायता समूह से जुड़ रही हैं। पैरा ओलंपिक्स ओलंपिक्स में जिस तरीके से लड़कियां मेडल्स लेकर आ रही हैं, तो जमीन से लेकर आसमान तक महिलाओं का जो स्थान लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए तो मैं बारंबार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे लिए संगठन से ऊपर कुछ नहीं है, तो आप एक कैसे देखती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं, पहले काफी गालियां देते हैं, फिर उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको अपने शामिल पार्टी में शामिल कर देती है। जैसे कि इंदौर का एग्जाम्पल ले लें तो अक्षय बम जी भी आ गए हैं, चुनाव के समय ही आ गए, तो इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, मैं उस पर आऊंगी। आपने इससे पहले पूछा था कि मेरी राजनीति में एंट्री कैसे हुई। तो कांग्रेस का जो अखंड डूबा हुआ भ्रष्टाचार था, उस समय एक अन्ना अगेंस्ट करप्शन चला था और बहुत से युवा अपनी नौकरी, अपना पैसा जो भी उनके पास उन्होंने एकत्रित किया था, वो सब लेकर अन्ना जी के साथ आ गए थे। मेरा भी उसी समय एक एंट्री हुई राजनीति में और जब मैंने देखा कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके लिए विचारधारा वही है कि व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर राष्ट्र, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और संगठन में आने के बाद मैंने देखा कि ये एक ऐसा संगठन है जिसमें मातृशक्ति का जो स्थान है वो बहुत सुरक्षित है, बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी जी ने इसको करके दिखाया है। ये यात्रा चल रही है, पहले मुझे पैनलिस्ट बनाया गया, फिर मुझे प्रवक्ता बनाया गया, साथ में महिला मोर्चा का मीडिया प्रभारी बनाया गया है और मुझे लगता है कि युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में आना चाहिए, कुछ बनने के लिए नहीं, पर देश के लिए कुछ बनाने के लिए। जी अब आपका जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तमाम सारे आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है चुनाव के दौरान, तो मध्य प्रदेश का ही एक युवा है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि जी ऐसा कौन सा राजनीतिक दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ जिसकी अध्यक्षता में सर्वाधिक लोग छोड़कर गए। तो श्रीमान राहुल गांधी जी ने जब से कमान थामी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व से लेकर सबसे छोटी जो इकाई है, उसमें लाखों लोग कांग्रेस पार्टी से छिटके हैं जी क्योंकि एक व्यक्ति को लॉन्च करने के लिए, एक उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने अनुभवी लोग हों, युवा हों, जी सबको दांव पे लगा दिया। 15 से अधिक तो पूर्व जो उनके मुख्यमंत्री रहे वो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। जी तमाम सारे उनके जो केंद्रीय मंत्री रहे वो छोड़कर जा चुके हैं। तमाम सारे जो उनके अलग-अलग राज्यों में सरकार में मंत्री रहे वो छोड़कर जा चुके हैं। संगठन के पदाधिकारी छोड़कर जा चुके हैं। और ये उसी का उदाहरण है कि हम देख रहे हैं कि इस चुनाव तक वो लगातार चल रहे हैं। हाँ, भाजपा में आने के बाद जो कांग्रेस पब्लिसाइज कर रही है कि भ्रष्टाचारियों को ले लिया या उनके केस बंद कर दिए, तो केस यथावत है, परिवार जरूर बड़ा है और जो कानूनी प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही थी वो आज भी चल रही है। जी यदि कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो है चार सुपारी इसलिए करना चाहती है कि उसे संविधान बर्बाद करना है, जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं हटा सकते, नहीं बदल सकते, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस या तो अध्ययन नहीं करती या भ्रम फैलाने में अपने आप को एक्सपर्ट मानती है क्योंकि बहुमत और 400 के आसपास आज भी भारतीय जनता पार्टी की 2 टर्म सरकार रही है अगर इंडिया अलायंस के साथ हम देखें तो। संविधान को खरोच तक नहीं आई, बल्कि संविधान दिवस की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, जिसका विरोध खड़गे जी ने किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, इंडिया अलायंस ने किया और ये दिखाता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस की भावना क्या है। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की पीठ में छुरा घोंपने का काम किसी ने किया, बार बार उनके प्रति षड्यंत्र किसी ने रचा, तो वो कांग्रेस पार्टी ने रचा है, ये हमने देखा। संविधान में आज तक का अगर सबसे बड़ा कोटाराघात किसी ने किया है तो वो इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस पार्टी ने किया, विपक्ष को जेल में ठूस दिया। जी लेखक हो, आर्टिस्ट हो, कलाकारों की आवाज दबाने का काम हो, उनको बाइकआउट करने का काम हो, नजरबंद करने का काम हो, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। और पीछे उद्देश्य क्या था? अपनी नेता इंदिरा गांधी को वापस से स्थापित करना, जो कि गैर कानूनी था। और इसके बाद आप देखिए कि पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद स्वीकार किया
कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 84 के दंगे हुए थे उस समय। जी तो नरसंहार सिखों का, लाखों लाख लोगों को मारना, टायर डला के कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं बेटियों की आबरू को लूटना, कुत्तों के मुंह में छोटे छोटे बच्चों को फेंक कर उनकी बोटियां डालना, और विश्व की एक इकलौती विधवा कॉलोनी दिल्ली में बसी हुई है, वो देन कांग्रेस की है। संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम एक बार नहीं अनेकों बार कांग्रेस ने किया। दीदी, जैसे जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी सीटें बदल रहे हैं, पहले तो उन्होंने वायनाड का जो है किया डिसीजन, उसके बाद उन्होंने बोला मैं अमेठी से लड़ूंगा, फिर आखिरी में रायबरेली पे आ गए। तो ये जो इनका वो हो रहा है कि बदल रहे हैं, बार बार डिसीजन चेंज कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की कोई जड़ें नहीं है, उनका धरातल पर कोई कार्य नहीं है, और इसीलिए पहले अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी को वहां पे एक साधारण सी महिला, आम जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही, ऐसी स्मृति ईरानी जी ने उनको पटखनी दी। वो वहां से दौड़ भागकर वायनाड गए, और फिर से एक बार वायनाड छोड़कर वो रायबरेली आ रहे हैं। रायबरेली आने के बाद वायनाड की जनता भी पूछ रही है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, कि राहुल गांधी जी ने ये पहले क्यों नहीं स्पष्ट किया वोटिंग के कि वो 2 सीटों से लड़ेंगे। जी तो कांग्रेस की जो छटपटाहट है, राहुल गांधी जी का जो डर है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आज जनता को जनता के बीच में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी मिली है। आज जनता को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी गारंटी पर प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास है। आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी गारंटी पर घर से बाहर निकलकर लोग वोट कर रहे हैं, चाहे वो देश का विकास हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सनातन का परचम हो, जी चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे भारत की विश्व में साख हो। तो ये डर जो है, ये डर स्वाभाविक है राहुल गांधी जी का, और ये डर अच्छा भी है। दीदी, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया और डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया, और विधानसभा चुनाव में आलोक शर्मा जी हार गए थे, उनको फिर भाजपा टिकट दे दी। इस हटाने बनाने और जो भाजपा कर रही है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी हटाती नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लेकर आती है। शिवराज जी कहीं गए नहीं हैं। शिवराज जी आज भी उतनी ही तन्मयता के साथ देश भर में वो आज पहले भी जाते रहे हैं, आज भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, और आगे भी उनको कोई ज़िम्मेदारी पार्टी देगी। जी और इसीलिए ये कहना गलत है कि उनको हटाया गया है। मोहन यादव जी का पिछला पुराना अनुभव था, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, मंत्री रहे वो शिवराज जी के कैबिनेट में, और आज मुख्यमंत्री बनकर जी जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की हैं, जिस तरीके से वो जनता के बीच में है, आते ही जो मैनिफेस्टो के वादे थे उसको पूर्ण करने का एक प्रयास किया है, उन्होंने अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि मोदी जी हमेशा नई लीडरशिप को जनता के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो परफॉर्म करके जनता के दिल में अपनी जगह बनाते हैं। और आलोक शर्मा को जो प्रत्याशी बनाया गया, हारे हुए विधायक, मतलब विधानसभा चुनाव में। आलोक शर्मा जी एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत से ही कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, जी जिन्होंने बूथ पे काम किया, जिन्होंने मंडल में काम किया, जिन्होंने युवा मोर्चा में काम किया, जिन्होंने जिला अध्यक्ष के तौर पे भोपाल में काम किया, जो महापौर रहे। और एक चुनाव हारने का मतलब, या विधानसभा चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता जो है वो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। जी पार्टी को वो सक्षम लगे, एक अच्छे प्रत्याशी लगे, भोपाल के बेटे हैं, भोपाल के लिए कार्य कर चुके हैं, और अब जल्दी आप देखेंगे कि जी भोपाल का प्रतिनिधित्व वो लोकसभा में करेंगे, सांसद बनकर जाएंगे। दीदी, आखिरी सवाल आप मुझसे, मतलब आपसे ये है कि आप युवाओं के बीच हमेशा रहती हैं, युवाओं की ही बात करती हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो राजनीति में आकर देश के लिए कुछ अच्छा करें और राजनीति में अपने रोल को और बढ़ाएं? ये कैसे आप बोलना चाहेंगी? सर्वप्रथम तो मैं सभी युवाओं से कहूंगी कि जी जो लोकतंत्र का महापर्व है, अब जहां जहां चुनाव बचे हैं आपकी सीटों पर, मतदान जरूर करिए, क्योंकि आज युवा बहुत डिसिसिव पोजीशन में है। आज भारत युवाओं का देश है, और जो बहुत सारी महाशक्तियां हम देखते हैं, उससे भी आगे भारत है, क्योंकि उसके पास एक विजन है, उसके पास एक शक्ति है, उसके पास कार्य करने की एक प्रणाली है, उसके पास में मेहनत करने की एक ललक है। तो युवाओं को
राजनीति के करीब रहना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भाग लेना चाहिए और एक युवा एक अच्छा देश तभी बना सकता है जब उसकी भागीदारी होगी स्थानीय स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर, राज्यसभा के स्तर पर। जब वो पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, जब वो जन जन के बीच में जाएंगे, समाज सेवा का हिस्सा बनेंगे, राजनीति का हिस्सा बनेंगे। मैं फिर से दोहरा देती हूँ जो मैंने पूर्व में कहा जी। कि जब युवा राजनीति में आने का निर्णय लें तो वो कुछ बनने के लिए नहीं, देश को कुछ समर्पित करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए आए। तो साक्षात्कार के विशेष अंक में आप देख रहे थे नेहा बग्गा जी को, जो कि मध्य प्रदेश प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता हैं, और ऐसे ही साक्षात्कार हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।